गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। तो आपका इनकम कब हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा? जब आपको रेंटल इनकम होगा, जब आपको रेंट से इनकम आएगा ना, तब आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होने वाला है। तो सर क्या सारा रेंट, कोई भी हम प्रॉपर्टी किराए पे दें, क्या सारा रेंट हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। अगर आपको बिल्डिंग से या फिर कोई घर या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपका रेंट पे देने से कुछ भाड़ा आता है, वो आपका क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होगा। बट दो केस में आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। और कौन कौन से दो केस हैं? फर्स्ट, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी का कोई एक पोर्शन लेट आउट करते हैं और जो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए आप यूज़ करने वाले हैं, आप ही बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं? लेट आउट कर रहे हैं। तो वहाँ से जो आपका रेंट आएगा वो आपका पीजीपीपी एड में टैक्सेबल होगा। सेकेंड थिंग, अगर आपका बिजनेस यही है कि आप कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या फिर घर किराए पे देते हैं, आपका बिजनेस यही है कि आप घर किराए पे देते हैं या फिर आपका कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप किराए पे देते हैं, आपके बहुत सारे घर हैं या बहुत सारे आपकी दुकानें हैं जो आप किराए पे देते हैं, तब आपका इनकम जो उससे आएगा रेंट का, वो आपका पीजीपीपी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगली बात, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपका इनकम टैक्सेबल होने के लिए दो बातें होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? पहले तो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेकंड आप उसके ओनर होने चाहिए, आप मालिक होने चाहिए और आपके पास घर होना चाहिए, तभी आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। अब एक टर्म आता है जिसका नाम है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है ना, कि आप कभी कभी क्या करते हैं, घर किराए पे देते हैं, उसके साथ फर्नीचर भी देते हैं, इनबिल्ड फर्नीचर है, पहले से बनाया हुआ फर्नीचर है घर के साथ ही, वो भी आप साथ किराए में देते हैं, या फिर आप एक प्लांट इन मशीनरी देते हैं घर के साथ या दुकान के साथ। तो उन दोनों का मिक्स करके जो रेंट बनता है ना, वो होता है कंपोजिट रेंट। कभी कभी ओनर क्या करता है, समटाइम रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज अदर एसेट लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लिफ्ट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो इनका जो साथ में मिलकर जो रेंट बनता है उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो जब अपन को कंपोजिट रेंट मिलता है तब अपन चेक करेंगे क्या हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर अपन इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब फर्नीचर का रेंट को और बिल्डिंग के रेंट को अपन सेपरेट नहीं कर सकते, तो सारा इनकम पीजीपीपी यानी बिजनेस हेड में आपका टैक्सेबल हो जाएगा या फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा एज पर द नेचर। या फिर इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, अगर अपन फर्नीचर अलग से अपन किराए पे दे सकते हैं और अपना बिल्डिंग अलग से अपन किराए पे दे सकते हैं, तो जो बिल्डिंग का रेंट है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होगा, और जो आपका अदर एसेट का जो रेंट आएगा, जो इनकम आएगा, वो आपका बिजनेस या फिर अदर सोर्स में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी एड में आप इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो जो आपके एरिया का म्यूनिसिपलिटी बोर्ड है वो बताता है कि भाई इस एरिया में आपका ये रेंट हमारे हिसाब से बनता है, तो उनके हिसाब से जो रेंट का वैल्यू है वो ले लेंगे। कि वो कहते हैं भाई आप अपनी प्रॉपर्टी से साल भर में 1 लाख का आप रेंट ले सकते हैं, उनके हिसाब से लाख रुपए आ गया। अब आपने आस पड़ोस में पूछा कि भाई आप कितना रेंट लेते हैं अपने घर, अगर आप किराए पे दे, तो मेरा सेम घर है 25 बाई 50 का मेरा घर है, आप अगर ये सेम इतना घर आप किराए पे देंगे तो आपका रेंट आप कितना लेंगे। तो आप मार्केट वैल्यू चेक करेंगे रेंट का, तो आपका कितना रेंट आएगा। तो फॉर एग्जांपल आपका मार्केट वैल्यू रेंट का आता है 1,20,000 रुपये। तो इन दोनों में से ज़्यादा होगा, यानी कि जो मार्केट में जो रेट चल रही है और जो म्यूनिसिपैलिटी ने बोला है, इन दोनों में से ज़्यादा होगा, वो अपन सी डिनोट कर देंगे, जिसका मतलब कि 1,20,000 रुपये। अब एक आता है टर्म आता है स्टैंडर्ड रेंट। कोई कोई गवर्नमेंट क्या करती है ना, कोई कोई एरिया में रेट डिसाइड करती है कि भाई यहाँ पे इतना स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, मतलब इतना रेंट तो होता ही होता है, स्टैंडर्ड है ये। तो यानी कि वो मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1,50,000 रुपये, तो जितना आपका सी डिनोट करके आया और जितना आपका स्टैंडर्ड रेंट है, विच एवर इज़ लोअर आपका क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट। वो आपका होगा एक्सपेक्टेड रेंट। गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपने इतना रेंट तो लिया ही होगा, वो आपका होगा 1,20,000 रुपये। अब आपको एक्चुअल में कितना रेंट मिला है, एक्चुअल में आपको कितना रेंट मिला है, फॉर एग्जांपल आपको एक्चुअल में मिला है 1,50,000 रुपये। अब इन दोनों में से जो हायर होगा, यानी कि 1,50,000 रुपये, वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से आपने अगर कोई म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, म्यूनिसिपलिटी को कुछ टैक्स पे किया है, तो आप लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपये टैक्स पे किया है। ध्यान रखना, इस साल में जो आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है ना, आपको वो लेस करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई इस साल का 5,000 रुपये टैक्स था तो मैं 5,000 ही लेस करूँगा। मैंने 10,000 रुपये पिछले साल का पे किया था, जो मैंने पिछले साल पे नहीं किया था, पिछले साल उधार पड़ा था, मैंने इस साल में वो 10,000 भी पे किया है और इस साल का 5,000 भी पे किया है, तो इस साल में आप 15,000 लेस करोगे। और पिछले साल में 10,000 पे नहीं किया था, तो आप पिछले साल में आपने कुछ भी लेस नहीं किया होगा। मतलब म्यूनिसिपल टैक्स जब आप पे करोगे ना, तभी आप यहाँ से लेस करोगे।
उससे पहले आप लेस नहीं करोगे। अगर आपने अगले साल का भी अगर साथ में पे कर दिया अभी, तो अगले साल का भी साथ में यहाँ लेस आप कर दोगे। ये लेस करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आएगा नेट एनुअल वैल्यू NAV, वो आपके पास आएगा 1,30,000 रुपये। इसमें से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे। इसमें से आप 30% क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस कर देंगे, वो आएगा आपका 39,000। अब मान लीजिए आपने घर बनवाने के लिए या घर को परचेज़ करने के लिए कोई लोन लिया है, तो उसका जो ब्याज होता है ना, उसका जो आप लोन लेंगे उसका ब्याज भी लगेगा, तो उसका ब्याज का डिडक्शन यहाँ पे अपन को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका ब्याज होता है 25,000 रुपये, तो आप वो भी आप यहाँ लेस कर दोगे। अब ये सब लेस करने के बाद जो आपका वैल्यू बचेगा, 66,000, वो क्या होगा ना, वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। इस पर आपको टैक्स पे करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं टर्म्स आपको बता चुका हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट क्या होता है। एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपका क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगा। चलिए, अब एक पॉइंट आता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का एक पॉइंट आता है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने सर एक लोन लिया है घर को ख़रीदने के लिए या घर को बनाने के लिए, तो उसके ब्याज का आपको डिडक्शन तो मिल गया, बट आपने एक नया लोन ले लिया। आपका पुराना लोन चल रहा था 20 लाख रुपए का, आपने एक नया लोन ले लिया 20 लाख का नई बैंक से, और आपने क्या किया, ये नया लोन जो लिया ना, या 40 लाख का लिया, जो भी लिया आपने, तो ये पुराने वाले लोन को क्या किया, रीपेमेंट कर दिया आपने। पुराने वाले 20 लाख को रीपे कर दिया, अब पुराना वाला लोन तो ख़त्म हो गया। तो नया लोन है सर, क्या इसका ब्याज का हमको डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर इज यस, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पुराना वाला लोन रीपे किया है, तो नए वाले लोन के अगेंस्ट में जो आपका ब्याज लगेगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और इंटरेस्ट का डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे लगता है, ऐसा नहीं कि आपने पेमेंट किया तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, ये एक्रूअल बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलेगा? जब आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी हो तो कैसे मिलेगा, और जब आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी कि जब आपने खुद ही उस घर में रह रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट लगेगा आपका, उसका आपको डिडक्शन कैसे मिलने वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है, लेट आउट प्रॉपर्टी है और आपको किराया भी आ रहा है और ब्याज भी लग रहा है, तो आपको उसका डिडक्शन कैसे मिलने वाला है? अब एक टर्म आती है, इसका नाम है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सर ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है ना, देखो, अगर आप घर बनवाने के लिए आप लोन लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं आप आज आपने लोन लिया है और कल ही घर बन जाएगा। घर को बनने में साल भर लगता है, 2 साल लगता है, कभी कभी 3 साल भी लग जाता है। तो जब तक घर बनेगा नहीं तब तक तो रेंट आएगा नहीं, तो सर लेस किस में से करेंगे? जब तक घर ना बने, जिस साल तक आपका घर नहीं बनेगा ना, वहाँ के पीछे तक का इंटरेस्ट माना जाता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब मेरी बात समझना, अब एक एग्जांपल देखना ना, आपने लोन लिया था 1 जनवरी 2023 को और आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 सितंबर 2025 को। तो देखो, आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा? आपका होगा जनवरी 23 से लेके मार्च 25 तक। किसी सितंबर 25 तक क्यों नहीं? देखो, सितंबर 25 किस में आता है? 25-26 में आता है, और 25-26 के एंड तक तो आपका घर बन के रेडी था ना, तब आपको ब्याज का डिडक्शन पूरा मिल जाएगा, उस साल का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जिस साल में आपका घर कंप्लीट हुआ उसका पिछला मार्च कब आया, वहाँ तक का इंटरेस्ट आपका क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन आपका इंटरेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे कितना, जनवरी 23 से लेकर मार्च 25 तक आपका इंटरेस्ट क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और आगे का इंटरेस्ट आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, जो आपको डिडक्शन उसका मिल जाएगा। सर प्री वाले का डिडक्शन नहीं मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। कैसे मिलेगा? यहाँ तक के इंटरेस्ट का टोटल कर लेंगे, उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, हर साल में एक एक टुकड़ा, यानी 5 सालों में 5 टुकड़े में आपको क्या मिल जाएगा? इसका डिडक्शन मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा? जो वाला ये है ना आपका पोस्ट वाला इंटरेस्ट, जैसे मान लो 25-26 का इंटरेस्ट आपका 20,000 रुपये आया, ठीक है, सॉरी 50,000 रुपये आया, तो जो इसका 1 लाख का डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो 20,000 आएगा, 50 + 20 आपको 70,000 का डिडक्शन आपको मार्च 26 में मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो, मैंने ये लिखा है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, तो उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अपन बांट देंगे और नॉर्मल डिडक्शन के साथ ही उसका डिडक्शन अपन ले लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपने इंटरेस्ट रिलेटेड किससे है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड और ऑनवर्ड्स, उसके बाद वाला तो कोई पूरा मिलने वाला है, मैंने बता ही दिया आपको, पूरा मिलने वाला है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसमें अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है तो 1/5 करेंगे, वो सेम टू सेम रूल है। बट इसमें ध्यान रखना, अगर आप खुद रहते हैं ना वहाँ पे, तो आपको पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख का ब्याज चुका है तो 10 लाख का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आपको ब्याज मैक्सिमम
2 लाख या 30,000 रुपये, इतना ही आपको अलाउड होगा। सर कब 2 लाख अलाउड होगा और कब 30,000 अलाउड होगा? मान लीजिए आपने घर बनवाने या घर खरीदने के लिए लोन लिया है, तो आपको मैक्सिमम आपका लिमिट होगा 2 लाख रुपये। इसमें वो 1/5 वाला है ना, जिसको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, वो इंक्लूड करके आपको 2 लाख का मिलेगा। मान लीजिए इस साल का इंटरेस्ट आपका बनता है 1,80,000 रुपये और प्री कंस्ट्रक्शन का आपका मिलता है 50,000 रुपये, तो आपको टोटल इंटरेस्ट हुआ 2,30,000 रुपये, पर मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? 2 लाख ही आपको मिलने वाला है। चलिए, इंटरेस्ट अगर आपने मान लो लिया है घर को रिन्यू करवाने के लिए आपने लोन लिया है, रिकन्स्ट्रक्ट कराने के लिए आपने लोन लिया है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30,000 रुपये ही मिलने वाला है इंटरेस्ट का। चलिए, अब ध्यान रखना 2 लाख और 30,000 का आपको डिडक्शन मिलता है ना, वो ओनर वाइज है, प्रॉपर्टी वाइज नहीं। अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर हैं, तो दोनों को अलग अलग 2 लाख और 30,000 का आपको लिमिट मिलने वाला है। मान लीजिए राम और श्याम एक ही घर के 2 मालिक हैं, तो राम को अलग से 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा और श्याम को अलग से 2 लाख का मिलने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप 115 BSc फॉलो करते हैं और आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपकी और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। अगली बात करते हैं एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर व्हाट इज़ एनुअल वैल्यू? यहाँ पर ने देखा ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसी को बोलते हैं एनुअल वैल्यू। ये सर आपने तो बता दिया ना ऊपर कैसे निकालते हैं, हाँ वो तो बता दिया, पर डिफरेंट सिचुएशंस में एनुअल वैल्यू क्या रहने वाली है वो आप जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपका पूरा घर पूरे साल में किराए पे ही रहता है, मतलब आपका घर कभी किसी महीने में खाली रहा ही नहीं, आपने 12 महीने पूरा किराए पे घर दे रखा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो अपन ने ऊपर बढ़ा था यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, आपका क्या हो जाएगा? एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका हो जाएगा। बट आपका घर कुछ महीनों के लिए किराए पे नहीं था, वैकेट था, मतलब पूरे साल में 8-10 महीने तो आपके किराए पे था घर और 2 महीने आपका घर खाली पड़ा था। तब ध्यान रखना, ये मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपका घर खाली है किस वजह से है, या तो आप घर में खुद रह रहे थे वहाँ पे, या फिर घर में आप किराएदार ढूंढ रहे थे पर आपको मिल नहीं रहा था, इसलिए इस वजह से आपका घर खाली था। अगर सेकंड वाला कारण है, घर में किराएदार ढूंढ रहे थे पर आपको मिला नहीं, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है और एक्चुअल रेंट है उसको हायर वाला अपन को नहीं लेना है। जो आपका एक्चुअल में जो आपको रेंट मिला है वही आपका GAV बन जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट तो ज़्यादा ही होने वाला है। एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे 12 महीने का होगा, एक्चुअल रेंट आपका सिर्फ 10 महीने या 8 महीने का होगा, वो आपका GAV बन जाएगा। बट अगर आपका पहला केस है कि घर खाली था, उसमें आप खुद रह रहे थे उस टाइम पे, अगर आप खुद रह रहे थे ना, तो यही नियम फॉलो होगा जो मैंने नीचे दे भी रखा। देखो, अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपकी पार्ट ऑफ ईयर के लिए, मतलब थोड़े साल में कुछ महीने आप खुद रह रहे थे और कुछ महीने आपने किराए पे दे रखा था, खुद रह रहे थे तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर। अगर घर खाली था और आप किराएदार ढूंढ रहे थे तो एक्चुअल रेंट को अपन GAV मान लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ध्यान रखना, मान लीजिए सर कोई घर खाली था और या सेल्फ ऑक्यूपाइड था, हम खुद रहते हैं या फिर घर खाली था, तो उसका GAV क्या मानेंगे? अपन को रेंट तो मिल नहीं रहा है, उसका नील मानेंगे, उसका GAV नील होगा। बट गवर्नमेंट यहाँ बोलती है अगर आपके पास 2 से ज़्यादा घर है और आपके 2 घर तक हम क्या मानेंगे? GAV नील मान लेंगे। मान लीजिए आप कहते हैं मेरे पास इस शहर में 5 घर है और 5 घरों में मैं रहता हूँ, मतलब मैंने किसी को किराए पर नहीं दे रखा है, तो 5 घर में से 2 घर का आपका GAV नील मान लिया जाएगा, मतलब माना जाएगा आपका रेंटल इनकम नहीं है। पर अगले 3 घरों में जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है आपसे रेंट से, उसी को हम GAV मान लेंगे, उस पर आपसे टैक्स ले लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे, मतलब आपकी घर में कोई नहीं रहता, आपका घर खाली है या फिर आप खुद रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट कहती है उसको हम डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। कब मान लेंगे? अभी मैंने बताया अगर आपका घर 2 से घर ज़्यादा है आपके पास, तो जो ऊपर वाले घर हैं उनमें गवर्नमेंट कहती है जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसी को हम एक्चुअल रेंट मान के आपसे GAV बना के उसको टैक्स ले लेंगे, तो वो वाला हो गया ना। अगर आपका घर 2 या उससे ज़्यादा है तो 2 घर तक तो 0 मान लेंगे, और 2 घर से अगर जो ज़्यादा है उसका अपन एक्सपेक्टेड रेंट को हम GAV मान लेंगे। अगर मान लीजिए आपने हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रख रखा है, आप मतलब क्या करते हैं, घरों की ट्रेडिंग करते हैं, घर बेचते हैं बना के वगैरह, जो भी आप करते हैं, तो उसमें होता है ना, अगर आपका 2 साल तक जो घर बनने के बाद, मतलब जो कंप्लीसन सर्टिफिकेट आ गया उसके 2 साल तक, तो घर का 0 मानेंगे, घर का अपन GAV अपन 0 मानने वाले हैं 2 साल तक। 2 साल के बाद में उस घर के GAV 0 नहीं मानेंगे, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसी को आपका GAV मान लेंगे। देखिए, अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड के रूप में घर को रखा है
तो शुरू के 2 साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के शुरू के 2 साल में तो आपका GAV 0 माना जाएगा। 2 साल के बाद में जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा उसको हम GAV मान लेंगे। अगर मान लीजिए किसी घर के पोर्शन तो हमने लेट आउट दे रखा है, पोर्शन अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पोर्शन तो आपने एक घर के 2 टुकड़े कर दिए, आधे में तो आप खुद रहते हैं और आधा आपने किराए पे दे रखा है, तो आपका इनकम कैसे टैक्सेबल होगा? तो इसका इनकम अपन अलग अलग रूप में टैक्सेबल करेंगे। आधे के तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और आधे पे अपन टैक्स लगा देंगे। चलिए, और जो म्यूनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है या प्रॉपर्टी टैक्स है, वो अपन आधा आधा कर देंगे इस केस में। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, अनरियलाइज रेंट होता है जो रेंट अपन रिकवर नहीं कर पाए अपने टेनेंट से, वो पैसा खा गया अपना, तो उस केस में जो रेंट अपन को नहीं मिला है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, जो आपने उस टेनेंट को रखा है वो बोनाफाइड होना चाहिए। सेकंड, टेनेंट ने डिफ़ॉल्ट किया होना चाहिए, और जिसने डिफ़ॉल्ट किया उसको आपने घर खाली करवा दिया और वो आपके किसी दूसरे घर में भी वो नहीं रह रहा है, मतलब आपके किसी दूसरे घर में भी वो, जैसे कि आपके शहर में 2 घर हैं तो आपने एक घर से खाली करवाया, दूसरे घर में उसको रख दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा, आपने रीज़नेबल स्टेप्स ले लिए हैं वो पैसा रिकवर करने के लिए। चलिए,